बिहार चुनाव से जुड़े खास शो लाइव इलेक्शन स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस शो में आज हम बात करेंगे जेडीयू के उम्मीदवारों के ऐलान पर, चुनाव में नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग की और पार्टी की रणनीति की बात योगी आदित्यनाथ की भी हम कर चुके हैं, जिनकी बिहार चुनाव में एंट्री हो चुकी है। और इसके अलावा हम महागठबंधन में सीट के बंटवारे पर क्या देर हो रही है इसकी भी बात करेंगे। पहली बात एनडीए की, जेडीयू ने बिहार चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 44 उम्मीदवारों के नाम हैं। इसी के साथ विधानसभा की सभी 101 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग की झलक एक बार फिर दिखाई दे रही है। प्रत्याशियों की लिस्ट में पिछड़ा वर्ग के 37, अति पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के 22, अनुसूचित जाति के 15 उम्मीदवार शामिल हैं। 4 अल्पसंख्यक और 13 महिलाओं को जेडीयू ने टिकट दिया है। नीतीश ने उम्मीदवारों के ऐलान में जातीय गणित का भी पूरा ध्यान रखा है। इसके मुताबिक लिस्ट में 12 कुर्मी, 13 कुशवाहा, 8 धानुक, 5 मुसहर वर्ग के उम्मीदवार हैं। 8 यादव, 5 रविदास के साथ 22 सवर्णों को भी जेडीयू ने टिकट दिया है। जेडीयू की पहली लिस्ट में जहां लव कुश समीकरण मतलब कुशवाहा और कुर्मी समाज को ध्यान रखा गया है, वहीं यादव समाज को भी प्राथमिकता दी गई है। वहीं दूसरी लिस्ट में पिछड़ा समाज को प्रमुखता दी गई है। तो मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान हैं और सौरभ मालवीय राजनीतिक विश्लेषक हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ धीरज कुमार पांडे और सत्य प्रकाश मिश्रा जो जेडीयू के प्रवक्ता है वो जुड़ेंगे। सौरभ मालवीय जी, हर पॉलिटिकल पार्टी बात करती है कि हम जात पात की राजनीति नहीं करेंगे, उससे 100 कदम दूर रहेंगे, हम विकास की राजनीति करेंगे। लेकिन जैसे ही लिस्ट आती है तो लिस्ट में ही पार्टियां बताने लगती है कि देखिए इतने अति पिछड़ा है, इतने पिछड़ा है, इतने ब्राह्मण हैं, इतने भूमिहार जैसे अगड़ी जातियों के हैं, इतने राजपूत हैं, इतने धानुक हैं, इतने मुसहर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अंततः वोट जात पर ही पड़ता है। देखिए दीपक जी, ये बात थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा। हर पार्टी, हर राजनीतिक दल विकास की बात नहीं करती थी देश में। यह बात इस चीज की शुरुआत हुई, यह भारत में एक नई राजनीति के तरफ बढ़ाया 2014 लोकसभा चुनाव में। यानी उसने कहा न जात पर, न पात पर, न पंथ पर, हम विकासवाद की बात करते हैं। वहां एक शब्द चला था गुजरात मॉडल, यानी गुजरात मॉडल को लाएंगे, यानी विकास की बात करेंगे। यहाँ के बाद सभी देश के विधानसभा चुनाव में या केंद्र के चुनाव में विकास की बात अब आने लगी है। इसके पीछे बड़ा कारण है, वह है जनता की, मतदाता की जागरूकता। लेकिन क्या यह सच है कि जागरूकता के आधार पर ही मिल जाएगा? नहीं। तो सामान्यतः आदमी के स्वभाव में, डीएनए में, विचार में कहीं ना कहीं ये रहता है कि जो विधायक है वह हमारे चौकी का, हमारे घर का, हमारे कुनबे का, हमारे रसोई तक की उसकी पहुंच है और उसके रसोई तक हमारी पहुंच है। इतनी निकटता होती है। इसलिए जब भी विधानसभा चुनाव होता है तो आदमी अपने गोत्र को, करीब को, सगा को, संबंधी को चुनता है, देखता है, जानता है। और बिहार में चीज बहुत तेज गति से चलती है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल सच बात है कि जात के आधार पर, इसीलिए पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में एक शब्द आया सोशल इंजीनियरिंग, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। तो राजनीतिक दल की मजबूरी बन जाती है। अच्छा, खास करके जेडीयू की बात अभी जो आप इंट्रो दे रहे थे, बड़ा अच्छा था, वो संतुलन पूरा सधा हुआ विषय है वो, कि वास्तव में लंबे समय तक राजनीति में, शासन में रहते हुए पार्टी ने अपना विस्तार किया। इनसे पहले लालू प्रसाद जी ने विस्तार किया, लेकिन लालू प्रसाद जी के साथ दिक्कतें हो गई कि परिवारवाद और एक खास करके एक कुनबे किया राजनीतिक दल के रूप में खड़ा किए। बाद में सेकुलरिज्म की बात आ गई और वो छद्म सेकुलरिज्म ने पार्टी को छिन्न भिन्न कर दिया। इसलिए वह पोलराइजेशन की तरफ बीजेपी ने या जेडीयू ने ले लिया। तो मुझे लग रहा है कि यह पार्टी की मजबूरी है, सभी दलों की मजबूरी है। एक और मजबूरी आने वाली है, वो है महिलाओं की प्रतिभागिता। उसका जिक्र थोड़ा कम है, लेकिन ये भी एक बड़ी चैलेंज आने वाले हैं। तो ऐसे में राजनीतिक रूप से विकास के नारे तो देना मजबूरी है, जनता को सड़क, पानी, बिजली की बात गिनाना जरूरी है, लेकिन जात के आधार पर वोट पाना है, चुनाव में आना है, सत्ता में रहना है, तो एक फार्मूला है, जिताऊ कैंडिडेट, जिताऊ सीट, जिताऊ कैंडिडेट। तो जिताऊ सीट जो है
कितनी प्रतिशत कौन सी जाति है, कौन जीत सकता है, तो ये जात के आधार पर ही तय होगा। ये जो सर्वे है, इस सर्वे ने सभी दलों के भीतर इस तरह की अवेयरनेस, इस तरह की मजबूरियां ला दी है कि विकास भी करो, जात का संतुलन साधो, तभी सत्ता में रह सकते हो। इस नाते सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूला लगभग लगभग सबकी मजबूरी बनती जा रही है। ठीक है सौरभ भी, आपने बिल्कुल बताया सोशल इंजीनियरिंग कैसे हमारी राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी बनती जा रही है। ये भी एक फैक्ट है कि इन दिस कंट्री पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। ये भी एक बहुत बड़ा सच है और बिहार में ये खास तौर पर देखा जाता है। बिहार चुनाव के लिए सियासी सरगर्मी तेज है। पहले फेज के लिए पर्चा भरा जा रहा है। शुक्रवार यानी 17 अक्टूबर पर्चा भरने की अंतिम दिन है, लेकिन अभी तक महागठबंधन के अंदर टिकटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इसकी वजह से उम्मीदवारों को चुनाव पर्चा भरने में देरी हो रही है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 2 बार टल चुकी है। कल भी वे मीडिया से बात करने वाले थे, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई। सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे का सियासी खेल क्या है। महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। महागठबंधन के सभी दल अपने अपने तरीके से प्रत्याशियों को सिंबल बांट रहे हैं। गठबंधन के अंदर खींचतान साफ नजर आ रही है। सवाल यह है कि आखिर सीटों पर सहमति क्यों नहीं बन पाई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने लाइव टाइम्स के साथ खास बातचीत में कहा कि बहुत जल्द ये तस्वीर साफ हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उनको एकोमोडेट करने की पूरी कोशिश की गई है। उनकी पार्टी को जो जितनी सीट मिलनी चाहिए उतनी सीट दी जा रही है और खुद हमको लगता है कि तेजस्वी जी उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने भी महागठबंधन में किसी मतभेद से इनकार करते हुए कहा कि सीट बंटवारे का ऐलान जल्द हो जाएगा। और जो हमारे नामांकन है वो हो रहे हैं और जहाँ तक फ्रेंडली फाइट और बागियों का लोगों का आरोप है, मीडिया का या विपक्ष का, उन बातों में कोई दम नहीं है। समय रहते सभी चीजें सुलझा ली जाएंगी। दिनारा से अभी तक कोई सीट कंफर्म नहीं हो पाया। ये भी खबर है कि राजकुमार सिंह जो है जय कुमार सेकेंड फेज की सीटों का अभी कोई विषय नहीं है। कल लास्ट डेट है फर्स्ट फेज का। उन कामों को पूरा करने के बाद ही सेकेंड फेज पर कोई विशेष चर्चा हो। अगर नाराज हैं तो मुझे जानकारी नहीं। महागठबंधन में पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी की खबरें आ रही हैं। सीट बंटवारे को लेकर कई पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है। पहले कांग्रेस में मारपीट के बाद अब वीआईपी के कार्यकर्ता भी भिड़ गए हैं। मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस टलने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से धीरज पांडे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सौरभ मालवीय, प्रोफेसर रंजीत मिश्रा कांग्रेस से और आरजू खान आरजेडी से मौजूद हैं। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी, आपके यहाँ तो कल तो जो है एयरपोर्ट पे देखिए, एयरपोर्ट की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। एयरपोर्ट की इन तस्वीरों में कार्यकर्ताओं में तो जूतम पैजार हो गई और कहा गया कि ये 5 करोड़ में टिकट बेचा गया है। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, मैं इसी सवाल को आरजू खान के पास ले जाता हूं। आरजू खान जी, क्या तस्वीर है महागठबंधन की? वीआईपी के नेता आपस में भिड़ गए, कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए। वो तो थोड़ा बहुत आपकी पार्टी को छोड़ दिया जाए, आपकी पार्टी की अभी खूब नारेबाजी हुई है राबड़ी जी के आवास पर, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और अभी तक महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा क्यों नहीं किया है? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जिसको टिकट नहीं मिल पाते हैं तो उसके अंदर असंतोष रहता है,
उसके असंतोष को तुरंत वक्त रहते नहीं खत्म किया जा सकता है, और ये किसी भी पार्टी के साथ होता है। कल मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी था, एक कार्यकर्ता था, जिसको टिकट नहीं मिला, वो पूरा अपने बदन का कपड़ा उतार दिया था और तख्तियां लेके खड़ा था कि ये पैसे पे देते हैं, कार्यकर्ताओं को नहीं देते हैं। तो ये लगभग हर सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। और जिसको टिकट नहीं मिलता है वो असंतोष जरूर जाहिर करता है। रही बात हमारे अंदर की अभी तक सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ, वो हम क्यों नहीं आए, आज लास्ट टाइमिंग है, आज सब कुछ हम लोग तय कर रहे हैं, टॉक टेबल टॉक चल कल रहा भी है। आप यही कह रहे थे भाई, परसों भी आप यही कह रहे थे। जी जी, आपसे ही बात कर रहा था मैं आरजू भाई रात के शो में। मैं तो कह रहा हूं कि मैंने कहा था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं इस चीज को कि मैंने कहा था, लेकिन आज सब कुछ वक्त रहते सब कुछ तय कर लिया जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को सवाल परेशान यह है होने की तय जरूरत क्यों नहीं हो पा रहा है? तय है, कुछ है, परेशानियां हैं, तो कुछ बता technical दीजिए ना, प्रॉब्लम है पब्लिक को हमारे। बताइए परेशानियां। हम बताते हैं ना, जिस तरीके से अभी मैंने एक दृश्य देखा कि इस देश का लोकतंत्र का चौथा खंभा कैसे दरकता है। जो आपके विश्लेषक बैठे थे बोल रहे थे 2014 के बाद जो है देश में एक नई चीजें हुई, और उससे पहले सब कुछ नील बटा सन्नाटा उन्होंने बताया। इसी पे मैंने एनालिसिस कर दिया। ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आप परेशानियां नहीं बता रहे हैं, आप कहीं और चले गए। परेशानियां क्या है गठबंधन में, ये तो बताइए। महागठबंधन में मैं उसी चीज पे आ रहा हूं, मैं उसी चीजों पे आ रहा हूं कि जब इतनी सारी चीजें हैं, भारतीय जनता के जो डिप्टी सीएम, भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, पिछली बार 2 साल पहले यहां हुए थे बिहार में, सासाराम और नवादा का दंगा हुआ था, उस अपराधी को जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी का विधायक था उसको छुड़वाने के लिए आंदोलन किया था सासाराम के जेल के बाहर बैठकर, लेकिन उनको ये सपोर्ट करते हैं। इसलिए 243 सीटों पे एक पर एक करके हम मंथन कर रहे हैं। इस देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए मंथन जारी है। आरजू भाई गाड़ी दाएं बाएं घुमा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि महागठबंधन में दिक्कत क्या है। एकदम साफ, तो इसका जवाब तो नहीं दे रहे हैं आप। दिक्कत नहीं है। चलिए इनसे पूछ लेते हैं। धीरज पांडे जी मेरे साथ हैं। धीरज पांडे जी ये कह रहे हैं महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, तो सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो पाया, इस पर आरजू भाई कोई कुछ क्यों नहीं बोल पाए? वैसे आरजू भाई आपको ही बता दो, आप बोलते बड़ा अच्छा है। दीपक चौरसिया जी, मैं तो बोल ही रहा हूं। नहीं आप बोलते बहुत अच्छा है। नहीं करना चाहते हैं, नहीं आप लेना नहीं चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो बताइए ना दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है ये बताइए। पांडे जी रुक जाइए। कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जहरीले बोल से देखिए। अरे जहरीले बोल, महागठबंधन में सीट नहीं बांट पा रही है, भाजपा के जहरीले बोल है, ये कौन सी बात हुई? आरजू साहब, दीपक चौरसिया जी, जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है, आप इसको क्या समझते हैं? अरे इससे आपके सीट बंटवारे का क्या लेना देना भाई? योगी जी के आने से आपके सीट बंटवारे का क्या लेना देना आरजू भाई, ये तो समझा दीजिए। ये लेना देना है दीपक चौरसिया जी, ऐसे जहरीले बोलों के लिए 243 सीटों पे मंथन जरूरी है। अच्छा। और हम लोग मंथन कर रहे हैं, 5 साल मंथन करते रहते हैं, फिर भी आपका मंथन चल रहा है। अच्छा, दूसरे का फार्मूला सेट हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। 101 सीटें बीजेपी ने डिक्लेयर कर दी, 101 सीटें जेडीयू ने डिक्लेयर कर दी। मेरे ख्याल से 26 से 27 सीटें चिराग पासवान डिक्लेयर कर चुके हैं, जीतन राम मांझी अपनी सीटें डिक्लेयर कर चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कर चुके हैं। ये तो 243 में से ये लोग तो 225 227 सीटें डिक्लेयर करके बैठे हुए हैं भाई, बैठे हुए हैं। उसी तरह हम भी सिंबल बांट रहे हैं। अरे माले ने भी सिंबल बांट दिया, कांग्रेस। अरे मान लिया भाई, अलग अलग ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आपकी सीटों का बंटवारा अलग अलग दलों में क्यों नहीं हो पाया है? वो आज वक्त रहते सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो दूसरे को घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं महागठबंधन सर, मैं पत्रकार हूं, मुझे तो खबर लेनी पड़ेगी ना, थोड़ा घबराना भी पड़ेगा। आप लीजिए ना कि देखिए महागठबंधन की पार्टियों में क्या हो रहा है, देखिए सीट ही नहीं बंट पा रही है। मैं आपको कहां रोक रहा हूं? ये तो मेरी खबर बनेगी ना, बनेगी कि नहीं बनेगी बताइए। अरे आप एकदम एनालिसिस करिए। अभी तक आपातकालीन बैठक जनता दल यूनाइटेड में चल रहा था, उसका भी एनालिसिस हुआ कि बिल्कुल उसका एनालिसिस हुआ है कि कैसे नीतीश कुमार ने 5 सीटों पर ऐसे कैंडिडेट उतार दिए जो चिराग पासवान को जानी थी, उसका भी एनालिसिस हुआ है। लेकिन पांडे जी बताइए ये बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा है, आप बता दीजिए। आरजू खान साहब, एक और शायरी आपके लिए कि कितनी वो मेरी फिक्र करता है। शेरो शायरी चलेगी, फिर से बोलिएगा। पे नजर रखता है, रिलीज और प्रमोशन ही करवाते हैं, शायरी मैं फिर से बोलता हूं, तो करते नहीं है। मेक इन इंडिया, मुझे बोलने दीजिए। इंडिया में क्या हुआ था? मुझे बोलने दीजिए खान साहब। क्या हुआ मेक इन? अरे खान साहब बोलने दीजिए ना, खान साहब बोलने दीजिए उनको, आपने काफी बोला। 15 लाख खाते में आने से क्या हुआ? खान साहब बोलने दीजिए। स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? अब तो जुमले ही करते हैं साहब। फिल्मों के निकल गए प्रमोशन में, जितने जहरीले फिल्में उनका प्रमोशन करना है। करिए जरा,
नहीं, म्यूट नहीं करते हम, किसी को म्यूट नहीं करते। आरजू खान जी सुन लीजिए ना, अपने राजनीतिक विरोधी की बात भी सुननी चाहिए, कभी कभी फायदा होता है। दीपक चौरसिया जी बड़ी धैर्य रख के सुनता हूँ सब। अच्छा, मैं अपनी बातें कह जाऊं, कितनी वो मेरी फिक्र करता है कि सिर्फ मुझी पर नजर रखता है और अपने अंदर की कुछ जानता नहीं और दुनिया भर की खबर रखता है। अरे सर, आप तो हमारी सत्य बातें बता रहे हो, हमारे पत्रकार पूछ रहे हैं आपसे कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। मैंने बता दिया उनको, कब तक अनाउंस करेंगे, गठबंधन कब तक अनाउंस करेंगे? भारतीय जनता पार्टी बोल नहीं रहे हैं आरजू खान साहब। आरजू खान साहब, कुछ जवाब दीजिए। गहन बहस जा रहे हैं, वक्त लगेंगे, आप लोग कहां से ले आते कुछ तय कर दिया जाएगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने दिया जाएगा, आप बता नहीं आने दिया जाएगा। आरजू जी शांत हो जाइए ना प्लीज। आप दोनों कंप्यूटर के थ्रू जुड़े हुए हैं, जूम के थ्रू जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर बोलते हैं, आवाज कटती है, दर्शकों को समझ नहीं आता है। पांडे जी बोलिए, क्या हुआ उस पर जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना आरजू खान साहब। मैंने दे दिया साहब, आपके जहरीले लोगों से बचाना है बिहार को, मंथन कर रहे हैं, इसकी वजह से वक्त लग रहा है। सब आज वक्त रहते तय कर लिया जाएगा, परेशान मत होइए। आपके घर में आग लगा था तो हम दमकल का पानी लेके थोड़ी आए थे, मत घबराइए। आपके विधायक आप फोकस करिए कैसे जनता दल यूनाइटेड को तबाह के विधायक कहते हैं कि भूरा बाल साफ कर देंगे, जहरीली बातें हम कर रहे हैं। आपके नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, अभी आप चौथे स्तंभ की बात कर रहे थे कि पत्रकार का जो सूत्र होता है वो मूत्र के बराबर होता है, ये आपके नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। आप लोग ये क्या कहेंगे, बोलने वाली आदत कहां से लेके आ रहे हैं? हम हर घर में एक नौकरी दे देंगे, हम ये कर देंगे। सर कुछ पता चला वो सूत्र ही गलत था, उस सूत्र को वैसे ही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे साहब? वो गाना भी याद आ रहा है कि पता नहीं कि कौन सा नशा क्या कहेंगे साहब? यार मेरा हर एक से दगा करता है, कुछ भी बोल देते हैं आप लोग। कहां से ले आते हैं भाई ये सब? यही आप लोग का काम है, वो अच्छा कर लेते हैं आप लोग। फिल्मों का प्रमोशन करिए, कहां से ले आते हैं इतना की सब? पॉलिसी अंग्रेजों की अपनाइए, अंग्रेजों का डीएनए जो है ना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, वही करिए। ना बेरोजगारी पे बात, ना भुखमरी पे बात। अच्छा, रुकिए, मुझे एक सवाल धीरज पांडे से पूछना है। धीरज पांडे जी, धीरज पांडे जी, धीरज पांडे जी, आप साहब भी युवा चेहरे हैं। धीरज जी रुक जाइए, एक सवाल पूछना है मुझे। नहीं है क्या आपके यहाँ भी तो सर फुटबॉल कम नहीं हुआ था? चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार नाराज हो गए, फिर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए, फिर जीतन राम मांझी नाराज हो गए, तो आपके यहाँ भी सर फुटबॉल कम तो नहीं हुआ था? हाँ, ये है कि आपने डैमेज कंट्रोल कर लिया, तो इनमें और आप में क्या अंतर है? हमारे यहाँ चर्चाएं हुई थी, 5 दल जो है, 5 दिलों का वो गठबंधन है, बड़ा लोकतांत्रिक हमारा माहौल है, हम एक दूसरे से बात कहने और करने के लिए आजाद है। कल जो अभी आप फुटेज दिखा रहे थे, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। पटना एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है अभी मैं आपके ही विजुअल्स में देख रहा था। हमारे यहाँ जो भी बातें हुई, 5 दल के 5 नेता बैठे, उन्होंने अपनी अपनी बातें राय मशविरा करके ही आज फाइनली हमारी सारी लिस्ट अनाउंस हो चुके हैं। हमने सभी सीटों पे अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और देखिए, एनडीए जो है, मैं फिर कहूंगा कि बिहार में जो चुनाव लड़ रहा है वो एनडीए लड़ रहा है। 243 सीटों पे हर एक चेहरा एनडीए का चेहरा है। एनडीए जो है हथेली की इन 5 उंगलियों की तरह है, जो बहुत ही सशक्त और बहुत ही जोरदार मुट्ठी है, जो बिहार के विकास के लिए समर्पित है। और ये जो पंच है, ये बिहार की जनता का पंच है, जो विपक्ष के मुंह पे ये करारा जवाब भी देता है, मुट्ठी बन के, एक पंच बन के, कि बिहार को सिर्फ विकास की इबारत जिसने लिखी है, हम उसके साथ हैं। और मैं फिर एक और शायरी कहना चाहूंगा कि वो कहता है कि हम रिश्तों की दुहाई देंगे और गौर से देख तो हमारे चेहरे में दिखाई देंगे। 243 सीटों पे हमारे बिहार में जो चुनाव हो रहा है, एनडीए के चेहरे के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के तमाम नेता, ये सभी चेहरे उन सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जो 243 सीटें हमने अनाउंस की, तो हमारे पास जो भी है वो बहुत स्पष्ट है, लेकिन विपक्ष के पास अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं घोषित हुआ है। मुझे तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपने बड़े भैया का प्रतीक्षा हो रहा है, बड़े भैया के इंतजार में है कि बड़े भैया कहाँ कहाँ कौन से प्रत्याशी दे रहे हैं, और अंदर खाने से सब जो है एकजुट है, बाहरी दिखावा कुछ अलग हो रहा है। तो मुझे तो इसी चीज की ज्यादा समझ आ रही है। और अभी हमारे जो प्रवक्ता हैं, जो साथी में जो विद्वान प्रवक्ता है प्रतिपक्ष के, वो अपनी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारी सारी खबर रख रहे हैं और हमारी ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। सर, एक उंगली हमारी तरफ उठाएंगे तो 3-3 आपकी तरफ उठी हुई है।
पहले आप अपने आप को देखिए और अपने प्रश्नों का जवाब दीजिए। एनडीए में ऑल इज वेल और बहुत मजबूत, बहुत सशक्त होकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी मुट्ठी करारी है और विपक्ष को बहुत तगड़ा पंच देने वाली है। 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो देखिएगा इन मुट्ठी का जो पंच है बहुत सॉलिड तरीके से विपक्ष के चेहरे पे दिखा देगी बिहार की जनता। और पुनः जब 14 नवंबर को हमारा परिणाम आएगा, बस पांडे जी, हो गया नीतीश कुमार जी पुनः हमारे मुख्यमंत्री के रूप में। आरजी जी, मैंने सुना कि पटना में आजकल एक नोट घूम रहा है 20 रुपए का, और उस पर लिखा है तेजस्वी बेवफा है, और उसके नीचे लिखा है नाम मुकेश सहनी का। ये सच है क्या? देखिए, ये आप नहीं, आपके नजर से गुजरा होगा तो मैं नहीं जान सकता। नहीं, मुझे वहां का रिपोर्टर ही बता रहा था लोकल। नहीं, हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने देखा हो, मैंने नहीं देखा है। अब लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी है ना, कोई कुछ भी देख सकता है, कोई कुछ भी चला सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे साहब, इनके तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस पे मुझे हंसी आती है। बिहार की जनता ने जबरदस्त पंच दिया कि 20 सालों से बैसाखी का सहारा बने हुए हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं पिछलग्गू हैं, और आज तक इनका सीएम फेस नहीं हुआ, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हाँ, एक काम बहुत बेहतर करते हैं, वो गद्दारी वाला। जिस तरीके से जेजेपी के साथ किया, जिस तरीके से अकाली दल के साथ किया, जिस तरीके से शिवसेना के साथ किया, जिस तरीके से शिंदे के साथ किया, ये गद्दारी बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। तो आपको आपकी गद्दारी मुबारक। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। 243 सीटों पे जनता ने आपके खिलाफ मुहिम छेड़ी है, और वो मुहिम इसलिए छेड़ी है, मंगल पांडे आपके क्या बोलते हैं, हेल्थ मिनिस्टर है ना, उनको खदेड़ रही है बिहार की जनता। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मालूम है, श्रवण कुमार को खदेड़ रही है बिहार की जनता, ये आपके जुमलेबाजियों की वजह से। सब लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी से जुमलेबाजी करना सीख लिया ना। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया। 15-15 लाख रुपए स्विस बैंक का भी आया है। नया नया सर्वे, भारत के पैसे 4 गुने मतलब तेजी से बढ़ रहे हैं, रफ्तार से। ये आपने काला धन लेके आ गए। आप तो स्मार्ट सिटी लाने वाले थे साहब, वो भी नहीं लाए। आप तो बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे, वो भी नहीं चलाए। हाँ, एक काम अच्छा करते हैं, हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण करते हैं, संविधान को कुचलकर संविधान की शपथ लेते हैं और कहते हैं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी पहले हिंदुस्तानी है, बाद में हिंदू मुसलमान होगा। लेकिन 80 और 20 की बात करते हैं। जो बच्चा 20 साल से पैदा हुआ है ना, दीपक चौरसिया जी, वो रोजगार मांग रहा है बिहार का, वो रोजगार मांग रहा है। ये कहते